हेलो। आज जो है आपका चैप्टर होगा 7 चैप्टर 12th क्लास के लिए साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो है इसके साथ ही आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और आपका हिस्ट्री का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जो इस बार आ रहा है। इसके साथ चलते हैं विजयनगर साम्राज्य की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताइए। सबसे पहले है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट से लगा शहर के चट्टानी उत्तरी भागों में जो है चट्टानों के बीच में था, उत्तरी भाग में था। इस साम्राज्य में बहुतायत जो है मंदिर देखने को मिले हैं हमें, और ये जो है धार्मिक गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते होंगे मंदिर। तो इसके लिए प्रसिद्ध कारण यह था कि यहाँ पर पाई जाने वाली पहाड़ियाँ कोई आम पहाड़ियाँ नहीं थी, बल्कि रामायण में उल्लेखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी ये पहाड़ियाँ। अगर आप लोगों ने रामायण की कहानी सुनी है तो बाली और सुग्रीव जो है दो भाई थे जिनके साम्राज्य की रक्षा ये पहाड़ियाँ करती थी। विजयनगर साम्राज्य उसी पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, ठीक है। ये पहाड़ी, इसका एक कारण यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये जो है यहाँ पे स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी, जिसके नाम से जो है इसे जो है आगे जो है हम्पी भी कहा गया, तो पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष के विवाह के लिए तप किया था। विरूपाक्ष को जो है राज्य के संरक्षण सुरक्षा जो करते हैं देवता, उसके रूप में माना जाता है। विरूपाक्ष जो है शिव का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए उनकी याद में यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया था, क्योंकि पंपा देवी ने विरूपाक्ष से जो है विवाह करने के लिए यहाँ पे तप किया था, ठीक है। पुरातत्वविदों ने यहाँ पे बहुत सारे बड़ी तादाद में जैन मंदिर भी उन्हें मिले हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विजयनगर क्या था, एक धार्मिक केंद्र था, ठीक है। इसके साथ विजयनगर साम्राज्य राज्य केंद्र की अपेक्षा धार्मिक केंद्र के रूप में ज़्यादा विकसित क्यों हुआ, तो इसमें हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य राज्य केंद्र की अपेक्षा धार्मिक केंद्र के रूप में जो है विकसित हुआ। उसके कई कारण थे। सबसे पहला, विजयनगर की धार्मिक मान्यताएं, यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मंदिर देखने को मिलते हैं। मंदिरों में जो है शिक्षा अर्जित की जाती थी, इसके लिए जो है ये जो मंदिर थे ये शिक्षा का केंद्र भी बन गए थे। शासक स्वयं को ईश्वर से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे। मैं शुरू से पढ़ाती आ रही हूँ, इनफैक्ट फर्स्ट बुक में भी सेम चीज़ें थी। शासक यह बताते थे कि वो विरूपाक्ष नामक देवता की ओर से शासन कर रहे हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था कि विरूपाक्ष कौन थे, पंपा देवी ने जिससे विवाह करने के लिए तप किया था। तो यहाँ के जो राजा थे वो ये कहते थे कि वो विरूपाक्ष से जो है एक तरीके से उसकी तरफ से उनका अनुयायी बन के जो है वो शासन कर रहे हैं। इसी कारण राजकीय आदेशों में सामान्यतः कन्नड़ लिपि में जो है लिखा जाता था विरूपाक्ष, ठीक है। ये शब्द जो है उनके जो संदेश वगैरह जो भी जो है आदेश वो जारी करते थे उसमें ये वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मंदिरों में ईश्वर की मूर्तियों को शासक ही स्थापित करवाते थे। वे न केवल मूर्तियां लगवाते थे बल्कि उनकी झांकियों को साथ स्वयं भी जाते थे। जब भी उन्हें बाहर निकाला जाता था तो वो खुद भी जाते थे राजा। नेक्स्ट चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो है केंद्र बन गए थे। उसको कैसे विकसित हुए थे। सबसे पहला है, विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने धार्मिक मान्यताओं व धार्मिक आस्थाओं से जुड़े होने के कारण यहाँ बहुत सारे मंदिर बनवाए। सेम चीज़ें रिपीट। मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, धार्मिक क्रियाएं करते थे। समाज का हर तबका यहाँ मौजूद होता था, जिसके कारण ये क्या बन गया था, सामाजिक केंद्र बन गया था। धार्मिक रीति रिवाजों को फॉलो करने की वजह से धार्मिक केंद्र बना और समाज का हर तबका वहाँ पे इकट्ठा होता था, बातचीत करता था, जिसकी वजह से क्या बना, सामाजिक केंद्र बना। यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम मतलब त्यौहार वगैरह पे जो है अलग अलग उत्सव भी मनाए जाते थे। मंदिरों में अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलते। त्योहारों का जो है उत्सव मनाना, देवताओं की मूर्तियों की झांकियाँ निकाली जाती थी, भजन, नृत्य या कार्यक्रम ये पेश किए जाते थे। तो इसीलिए क्या सांस्कृतिक स्थल भी बन गया था। इसके साथ चलते हैं, मंदिरों में तेल निकालना, आटा पीसना जैसी व्यापारिक गतिविधियां भी की जाती थी। यहाँ मंदिरों के सामने रथ गलियां होती थी, जो व्यापारी अपने वस्तुओं का प्रदर्शन करते भी थे और वहाँ पे बेच भी सकते थे। तो इससे वो क्या बन गया, आर्थिक केंद्र भी बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की स्थापत्य कला की विशेषताएं बताइए। विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की स्थापत्य कला की अनेक विशेषताएं थी। उदाहरण के लिए पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिरों की जो है विशेषताएं हम देखेंगे। मंदिरों में विशाल गोपुरम होते थे। गोपुरम का मतलब क्या होता है, राजकीय प्रवेश द्वार, जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं मंदिरों में। मंदिरों में विशाल स्तर पर कई संरचनाएं बनाई जाती थी, जैसे गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार, जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देता था। बहुत ऊंचाई पर जो है ये बना होता था, बहुत ऊंचा ऊंचा होता था। केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना बना देता था। मतलब जो देवालय है जहाँ पे देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, गोपुरम से वो नीचे होता था, बौना बना देता था इसीलिए, ठीक है। वो छोटे होते थे हाइट पे। ये शासक की शक्ति को दर्शाते थे। इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जो है साधन या तकनीक और कौशल जुटाने की क्षमता जो है किसके पास होगी, शासक के पास ही होगी, ठीक है। हर एक मंदिर में हमें मंडप देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों में देवता को समर्पित
जो है विवाह के उत्सव किए जाते थे, भजन गायन किया जाता था, राजा के राज्यारोहण का जो है वो काम किया जाता था, मंदिरों से जुड़े धार्मिक क्रियाकलाप यहाँ आयोजित किए जाते थे। और इन मंडप एक तरीके से चौकोर जो है कमरा बना दिया जाता था, जो चारों तरफ से खुला ही होता था, बस पिलर्स दिखाई देते थे। इसमें सुंदर नक्काशी की जाती थी, ठीक है। और अलग अलग जो है कार्यक्रम यहाँ आयोजित भी कराए जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं, लंबे स्तंभ को गलियारे मंदिरों के चारों ओर परिक्रमा के लिए बनाए जाते थे। मतलब पूरा जो है लंबे लंबे स्तंभों से पूरा जो है मंदिर के चारों तरफ गलियारा बना दिया जाता था। और वो गलियारा किसके काम आता था? परिक्रमा के काम आता था। आज भी जो है आप मंदिरों में जाते तो परिक्रमा करते ही होंगे। सभागार देखने को मिलते हैं। यह एक खुला स्थान होता था। सभागार में मंदिरों से संबंधित गतिविधियां होती थी, जैसे देवताओं की मूर्तियां या संगीत, नृत्य, नाटकों का जो है कार्यक्रम किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है रथ गलियाँ, ठीक है। इन मंदिरों में रथ गलियाँ बनी होती थी। यह रथ गलियाँ गोपुरम के समानांतर ही बनी होती थी। इसके में जो फर्श सामान्यतः पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था। दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप होते थे, जहाँ व्यापारी लोग मंदिर में होने वाली गतिविधियों से संबंधित सामान बेचते थे। अगर आप लाल किला वगैरह गए हो तो वहाँ पे भी आपको छोटी छोटी दुकानें जो है लाल किला के अंदर ही जो है प्रवेश द्वार पे ही देखने को मिल जाती है। कुछ वैसा ही ये भी है। कुछ अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए, देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित होती थी। ये उनसे अलग होती थी, मूर्ति यूनिक होती थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के शहरों की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले डोमिंगो पेस, एक जो है पुरातत्वविद है, ने विजयनगर साम्राज्य के शहरों का विवरण अपनी पुस्तक में दिया है, जो इस तरीके से है कि वह कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य इतना बड़ा है कि इसको एक स्थान से ही नहीं देखा जा सकता है। उसने स्पष्ट वर्णन किया है कि यह शहर रोम की तरह ही क्या है, विशालकाय है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, मतलब अलग अलग जो पर्वत है उनके बीचों में जो है ये क्या, विजयनगर साम्राज्य पाया जाता है, पहाड़ियों के बीच में। यहाँ पर निकासी की नालियाँ बनाई गई है, मतलब जो पानी घरों से बाहर निकल सके इसके लिए क्या बनाई गई है, जल निकास का जो है प्रबंध किया गया है। यहाँ पानी सबसे अच्छा स्रोत क्या थी, झीलें थी। बहुत छोटी छोटी झीलें बनवाई गई थी राजा के जरिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है खेती के लिए वहाँ पे क्या किया जा सके, सिंचाई आराम से की जा सके। राजाओं ने बगीचे लगवाए हैं, महल के पास खजूर के पेड़ तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष लगाए, जो न केवल राजमहल में बल्कि शहर को भी सुंदर दिखा देते हैं। हरियाली जो है हर किस जगह को जो है सुंदर बना देती है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि खजूर के पेड़ जो है राजा के द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं, डोमिंगो पेस या फर्नाओ नूनिस विजयनगर साम्राज्य के बाजारों की क्या विशेषता है बताते हैं। अब सिर्फ हम बाजार या आर्थिक जगह के बारे में देखेंगे। ये बताते हैं कि नगरीय केंद्र में जाती एक चौड़ी गली, अमीर व्यापारी रहते थे। यह कई प्रकार के व्यापारी रहते थे, ठीक है। एक चौड़ी गली होती थी जहाँ पे सिर्फ कौन रहते थे, अमीर जो व्यापारी है वो रहते थे। हर शाम को यहाँ पर एक बाजार लगता था, जहाँ पर हर प्रकार की वस्तु मिलती थी। डोमिंगो पेस कहते हैं कि यह कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि ये उपयोगी वस्तुओं से भरा हुआ शहर था। मतलब आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो चीज़ आपको बाजार में मिल जाएगी, ठीक है। जैसे माणिक हो गए, ठीक है, मणि वगैरह, हीरे, पन्ने, मोती, छोटे मोती, वस्त्र, घोड़े, टट्टू, तुरंज, नींबू, संतरे, अंगूर, लकड़ी, हर एक छोटी से छोटी चीज़, ठीक है। और कीमती से कीमती चीज़, जो मणिक वगैरह है वो बहुत कीमती माने जाते हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे क्या थी, उपलब्ध थी। यहाँ के बाजार अनेक खाद्यान्न वस्तुएं सस्ते प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जैसे चावल, गेहूँ, अनाज, जौ, मकई, सेब, मूंग दाल, कच्चा चना आदि यहाँ से खरीदे जा सकते थे। खाद्यान्न जो खाने की चीज़ें वो भी बहुत अच्छे जो है मिल जाती थी। फर्नाइज नूनिस ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या लिखा है कि वो लिखते हैं कि बाजार फलों व सब्जियों से भरे पड़े थे, ठीक है। ये ऊपर के जो 3 पॉइंट थे ये डोमिंगो पेश के थे। अब फर्नाइज नूनिस जो क्या कहते हैं कि बाजार जो है वो फलों और सब्जियों से भरे पड़े थे। अंगूर, संतरा, नींबू, अनार, कटहल, आम सस्ते दामों पर यहाँ उपलब्ध हो जाते थे। इन बाज़ारों में वे वस्तुएं भी बिकती थी जिनके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती, और वो खुलेआम बिकती थी, जैसे भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, इन सब की जो है एक तरीके से इनको मारकर इनके साम्राज्य जो है, छिपकली, इनफैक्ट बिल्लियाँ, चूहे, ये सब जो है बेचे जाते थे। क्लियर, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग जो है उनके जो है काम के लिए, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर के संदर्भ में कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का विवरण करें। विरूपाक्ष मंदिर के सामने बना हुआ मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनाया था, ठीक है, राज्यारोहण की खुशी में बनाया था। मतलब इसमें सूक्ष्मता से उत्कीर्ण स्तंभों को सजाया गया है, मतलब कि इसमें नक्काशी जो है बहुत सूक्ष्म जो है, सूक्ष्म क्या होता है, बिल्कुल छोटी से छोटी जो है
तुम्हें नक्काशी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं कि कृष्णदेव राय ने विरूपाक्ष मंदिर के पूर्व में गोपुरम का निर्माण कराया। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर को एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था, मतलब चारों तरफ गोपुरम बना दिया, बीच में जो है केंद्रीय मंदिर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति क्या है। भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यह निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, फिर भी यहाँ पानी की हमेशा कमी रहती है। ठीक है, यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से जो है परिपूर्ण है। जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है। करधनी का मतलब क्या है, जैसे एक स्त्री जो है अगर करधनी पहनती है तो उसके चारों ओर जो है उसके कमर के होता है, वैसे ही जो विजयनगर शहर था उसके चारों ओर क्या थी, पहाड़ियाँ थी। ठीक है, एक करधनी के समान सर्कुलर में। क्लियर। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी से मिलती थी। वर्षा का पानी भी धरती सोखती नहीं थी। क्लियर। इसीलिए यहाँ पे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कई कुंड वगैरह, हौज वगैरह बनाए गए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या कारण था कि विजयनगर साम्राज्य नष्ट होने के बाद अस्तित्व में आया। सबसे पहले विजयनगर मतलब विजय का शहर, इसका प्रयोग किया जाता है, एक साम्राज्य के लिए किया जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। यह नगर जो है कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय दक्षिण तक फैला हुआ है। 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर इसे लूट लिया गया। यह पूरा का पूरा नगर उजड़ गया जिसके बाद। हालांकि यह नगर 17वीं और 18वीं शताब्दी में पूरी तरह नष्ट हो गया, पर बाद में ही अपने अस्तित्व में दोबारा आया। इसका दो कारण है। सबसे पहला कि कृष्ण और तुंगभद्रा के क्षेत्रों के निवासियों ने इसे याद रखा और वो दोबारा इन्होंने जो है इसको वापस खोज निकाला। नेक्स्ट है हम्पी नाम से जाना जाता है। ये क्यों, क्योंकि इसका जो नाम है वो आविर्भाव यहाँ की स्थानीय देवी किसके नाम पे, पंपा देवी के नाम से हुआ था। यही दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि अस्तित्व में आया, अर्थात मंदिरों की विशेषता की वजह से। मंदिर कितने इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि तालीकोटा क्या था, इस युद्ध के क्या कारण थे तथा इसके क्या परिणाम थे। तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी जिसे कहा गया है उसका क्या है, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर, बीजापुर और अहमदनगर तथा गोलकुंडा के सेनाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, अब आप चार देख रहे हो, विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, इन सबके बीच में ये युद्ध हुआ था। इसके कई कारण थे। सबसे पहला, विजयनगर साम्राज्य का जो साम्राज्य क्या था, समृद्ध परिवार था। विजयनगर साम्राज्य का परिवार इतना समृद्ध था कि आसपास के जो साम्राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंड या अहमदनगर, इसके शासक जो है इसको हड़प लेना चाहते थे, इस पे जो है कब्जा कर लेना चाहते थे, जिसकी वजह से जो है ये क्या चाहते थे कि इस पे जो है अटैक किया गया। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं उपजाऊ भूमि। विजयनगर साम्राज्य की भूमि जो है बहुत उन्नत और उपजाऊ थी, हम सबको पता है, जिसके कारण यहाँ पे संघर्ष हमेशा से ही होता रहा है। ये भूमि इतनी उन्नत और उपजाऊ थी कि अनेक फसलें उगाई जा सकती थी और ये फसलें जो है यहाँ पे भरपूर मात्रा में जो है आराम से सिंचाई वगैरह करके जो है खाद्यान्न फसलें उगाई जा सकती थी। नेक्स्ट है व्यापार उन्नत था, अच्छा खासा व्यापार था। विजयनगर साम्राज्य का व्यापार बहुत उन्नत था, बहुत अच्छा था, जहाँ पर कई चीज़ें जो है आयात और निर्यात की जाती थी, जैसे वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, रत्न, घोड़े, मसाले, हाथी इत्यादि। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था व्यापार वगैरह का। ये वस्तुएं जो है दूसरे शहरों को भेजी भी जाती थी। व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए संघर्ष हमेशा से होता रहा। जिस राज्य में व्यापार ज़्यादा होगा वो राज्य अपने आप अमीर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज संसाधन। विजयनगर में खनिज संसाधनों की भारी मात्रा का जो है आयात निर्यात होता था, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे, जो दूसरे राजा थे वो इस पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं कि कृष्णदेव राय के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या हो गए थे, कमज़ोर थे। ठीक है, कमज़ोर उत्तराधिकारी के कारण कृष्णदेव राय ने 1503 में विजयनगर साम्राज्य के शासक बने थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध बनाया, परंतु कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे वो इन संघर्षों को जो है संभाल नहीं पाए थे और उनके खिलाफ क्या हो गए थे, लोगों ने विद्रोह कर दिया था, एक तरीके से जो दूसरे राजा थे बेसिकली। अब इसका परिणाम क्या हुआ, सबसे पहला विजयनगर साम्राज्य पे कई आक्रमण हुए, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्या होता गया, ध्वस्त होता गया, डिस्ट्रॉय होता गया। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हुआ। मतलब कि एक तरीके से होते हैं ना कि कई भाई होते हैं तो वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं राजा बनूंगा, नहीं मैं राजा बनूंगा, तो उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य तबाही की ओर सीधी सी बात है बढ़ने लग गया था। इसके साथ देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में होने वाले व्यापार आसपास के शासकों का अधिकार हो गया, जिसके कारण वो नष्ट हो गया। विजयनगर सेनाओं की जो विजयी सेना थी शहर पर धावा बोलकर उसे खूब लूटा और कुछ ही वर्षों में यह शहर पूरी तरीके से क्या हो गया, उजड़ गया, डिस्ट्रॉय हो गया। विजयनगर की समृद्धि क्या हो गई, जो अमीरी थी अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे वो समाप्त हो गई। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम कमल महल और हाथियों के अस्तबल।
जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनवाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। सबसे पहले कमल महल या हाथियों का जो अस्तबल था, ये स्थापत्य कला में उनके निर्माण करने वाले शासकों के बारे में निम्नलिखित जानकारी देता है। ये शाही केंद्र था, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ था, सबसे अच्छा था, भव्य था, इतना सुंदर सा, जिसे कहते हैं ना देखते ही अमीरी झलकना, भव्य। संभवतः इस भवन का प्रयोग राजा अपने परामर्शकारी से मिलने के लिए करता था। यदि यह अनुदान सत्य ना हो तो दूसरे अनुमान से ये जो है कहा जा सकता है, सॉरी, अनुमान अगर सत्य ना हो तो ये भी कहा जा सकता है कि कमल महल का प्रयोग राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। या तो दो ही चीज़ें थी, या राजा अपने जो है किससे, अपने जो सलाहकार थे उनसे मिलने के लिए कमल महल का प्रयोग करे, या फिर अपने परिवारों के साथ वहाँ पे जो है रहे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके मध्य स्थित देवस्थल की मूर्तियाँ अब नहीं रही, किंतु दीवारों पर बनाई गई जो पटल मूर्तियाँ सुरक्षित है। मतलब तुम आपको ही पता है कि जो दीवारें होती हैं उस पर जो है अलग अलग नक्काशी वगैरह जो है की जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो दीवारों पर नक्काशी या चित्र बनाए गए हैं, जिन्हें भित्ति चित्र भी कहा जाता है, वो अभी तक सुरक्षित है। मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण से लिए गए कुछ दृश्य भी हमें देखने को मिलते हैं, जो रामायण से लिए गए हैं। क्लियर। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। विजयनगर पर आक्रमण के पश्चात यहाँ की गई कई संरचनाएं विनिष्ट हो गई है। मतलब विजयनगर जब आक्रमण किया गया तो सीधी सी बात है, वहाँ की जो दीवारें वगैरह, महल वगैरह डिस्ट्रॉय की गई, तो जो संरचनाएं थी वो लुप्त हो गई है। पर नायकों ने महल नुमा संरचना का निर्माण की परंपरा को जारी रखा। मतलब कि जो नायक थे, आपको याद है अभी मैं पीछे अमर नायक वगैरह पढ़ा के आई हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे महल जैसी चीज़ें बनाना शुरू रखा था, उसे कंटिन्यू रखा। और ये निर्माण जो है, इनमें से कुछ भवन आज भी हमें मौजूद देखने को मिलते हैं। कमल महल के पास ही हाथियों का अस्तबल है, जिसमें बड़ी संख्या में हाथियों को रखा जाता था। इन दोनों महलों को देखने से क्या पता चलता है कि विजयनगर की स्थापत्य कला बहुत ही प्रगति पर थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, जो आर्किटेक्ट था उनका बहुत अच्छा था। राजाओं का विशाल महल या सेना की नियमित भवनों का निर्माण कराया जाता था। जनता से धन प्राप्ति के लिए राजा ने नायक प्रतिवर्ष भेंट देते थे। यह सभी धनराशि अन्य कामों के साथ साथ विशाल बड़ी बड़ी इमारतें भी बनवाने में काम आती थी और उनके रख रखाव में। अब सीधी सी बात है, बड़ी इमारत बनाई गई है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मरम्मत का जो काम है वो चलता ही रहता है, तो उसको जो है करने में भी यही धनराशि काम आती थी, जो एज ए टैक्स जो है लेते थे ये लोग, और गिफ्ट भी लेते थे। याद है आपको, पीछे मैंने अमर नायकों वगैरह में बताया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। इन इमारतों में यह भी जो है एक तरीके से जाना पड़ता है कि शहर में अनेक मंदिर और उनकी दीवारों पर मूर्तियां बनाई जाती थी। वास्तुकला में क्या इंडो इस्लामिक शैली देखने को मिलते हैं। इंडो इस्लामिक शैली में लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ क्या होती है। इन विशाल इमारतों को देखने से पहले यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना पाए, इतने अच्छे अच्छे मंदिर बना पाए। ठीक है, क्योंकि पैसा था उनके पास संसाधन थे। इसका कारण है कि इतनी विशाल भव्य इमारतें बनाने के लिए विशाल सेना, हाथी भी ये रखते थे। नेक्स्ट चलते हैं, आपके विचार से महानवमी डिब्बे से समृद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व था। महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक स्थित विशालकाय मंच था। बेसिकली एक जो है मंच की तरह है और इसमें कई सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, अगर आप लोगों ने फोटो देखी है अपनी बुक में तो उसमें क्लियर जो है महानवमी डिब्बा का फोटो दिखा रखा है। इसका आधार लगभग जो है कितना होता था, 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट है। ऐसे साक्ष्य मिले जिससे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की एक संरचना हुई थी। मंच के आधार पर उभार कर नक्काशी की गई थी। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी डिब्बे से जुड़े थे, जिसका संबंध उत्तरी भारत के दशहरे, जैसे हमारे यहाँ क्या दशहरे वगैरह बनाया जाता है तो एक ऊंचा सा मंच होता है जहाँ पे जो है वो एक्टिंग करते हैं और बाकी सारे लोग जो है उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है महानवमी डिब्बा ऐसे ही किसी काम के लिए बनाया गया हो। बंगाल की दुर्गा पूजा, प्रायद्वीपीय भारत की नवरात्रि महानवमी के त्योहारों से ही हुई है। इसी अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन भी कर पाते थे जब सारे लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस अवसर के साथ जुड़े हुए कुछ अनुष्ठान है, जैसे मूर्ति की पूजा, राजा के अश्व की पूजा, भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि। इस अवसर पर कई जो चीज़ें होती थी, वहाँ पे नृत्य हो गया, कुश्ती हो गई, साज लगे घोड़े तथा हाथियों और रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा। मतलब कि अगर आप लोगों ने परेड देखी है जो हमारे यहाँ जो है की जाती है, तो लाल किले पे जब परेड की जाती है तो उसमें देखते हो ना कि घोड़े वगैरह कितने सुंदर से सजा के जो है आते हैं, प्रेसिडेंट को लेकर आते हैं। तो वैसे ही ये भी परेड कराते थे, घोड़े, हाथियों की, रथों की। प्रमुख नायकों तथा अधीनस्थ भी जो है वहाँ पे क्या आते थे, राजाओं द्वारा तथा राजा और उनके जो है अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक जो भेंट होती थी, यहाँ पे जो है चीज़ें होती थी। त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपनी
तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में क्या करता था, निरीक्षण करता था कि उसकी जो है सेना सही से है कि नहीं है। ठीक है, उसको चेक करना एक तरीके से कहा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में क्या उपहार लेकर आता था और निश्चित कर भी लाते थे। क्लियर, जो राजा ने पहले ही डिसाइडेड कर रखा था। नेक्स्ट चलते हैं, शाही केंद्र शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किया जाता था, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करता है। शाही अथवा क्या मतलब है, राजकीय केंद्र जो कहाँ था, बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। इसे ही राजकीय केंद्र के नाम से पुकारा जाता था। इसमें जो है 160 से भी अधिक मंदिर शामिल है। सोचिए, इतने सारे मंदिर। यह बात इस तथ्य को दर्शाती है कि मंदिरों तथा संप्रदायों का संरक्षण प्रदान करना किसका काम होता था, राजा का काम होता था, कि मंदिर बनवाएगा भी और उनको सुरक्षित भी रखेगा। इसके पीछे कारण यह था कि राजा लोग क्या देवी स्थलों में जो है प्रतिष्ठा देवी देवताओं से संबंधित जोड़कर यह बताते थे कि हम जो है उनके प्रतिनिधि, उनके अनुयायी है, उनकी तरफ से जो है शासन कर रहे हैं और मेरा उसके साथ संबंध है। अपने शासन को क्या वैधता देते थे इस चीज़ से। ठीक है, इसके साथ राजकीय केंद्र की कोई 30 इमारतों की पहचान महलों के रूप में की गई है, कि राजकीय केंद्र में 30 इमारतें ऐसी थी जो महल के रूप में जो है यूज़ की जाती थी राजा वगैरह के। इसमें अपेक्षाकृत विशाल इमारतें हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नहीं थी। इन इमारतों और मंदिरों के बीच एक बड़ा अंतर यह था कि मंदिर पूर्णतः राजगीर से निर्मित थे, जबकि अन्य इमारतें नष्ट प्राय मतलब जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनसे बनाई जाती थी। ठीक है, ताकि मंदिर डिस्ट्रॉय ना हो, बाकी दूसरी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, राजा का भवन कैसा था। राजकीय केंद्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का जो नामकरण भवनों के आधार पर या उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है। सीधी सी बात है, राजकीय केंद्र में जितने भी छोटे छोटे महल या जितनी भी जो है हमें इमारतें देखने को मिलती है, वहाँ पे क्या काम किया जाता होगा उसका अनुमान लगाकर ही पुरातत्वविदों ने उनका नाम रख दिया है। ठीक है, राजा का भवन नामक जो संरचना है इस क्षेत्र में सबसे विशाल भवन है, सबसे बड़ा है, किंतु इसके राजकीय आवास का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता कि राजा यहाँ रहता होगा। इसको दो अत्यंत प्रभावशाली मंच है जिनमें सभा मंडप और महानवमी डिब्बा भी है। ये समूचा क्षेत्र ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और इनके बीच में एक गली भी है इनको जोड़ने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, सभा मंडप। यह एक ऊंचा मंडप है जिसके पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के छेद बने हुए हैं। इन स्तंभों पर टिकी दूसरी मंजिल के जाने पर सीढ़ियां भी बनी हुई है। स्तंभों के एक दूसरे पर बहुत निकट होने के कारण बहुत ही कम खुला स्थान बचता होगा, अतः निश्चित रूप से कहना कठिन है कि यह मंडप किस कार्य के लिए लिया जाता था। ये अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, महानवमी डिब्बा पर। महानवमी डिब्बा क्या था, नगर के सबसे ऊंचे स्थानों पर एक पर स्थित था। विशालकाय बड़ा सा मंच था, इसके बारे में ऊपर भी बता चुकी हूँ। 11,000 वर्ग फीट जो है इसकी जो लंबाई थी, ऊंचाई 40 फीट थी। इसके साक्ष्य उपलब्ध है कि इसमें ज्ञात होता है कि लकड़ी की संरचना लकड़ी से बनाई गई थी। मंच का जो है उभार है उस पर नक्काशी की गई है। इसकी संरचना जो है कई जो है महानवमी डिब्बे से जुड़ी कई अनुमान लगाए जाते हैं कि हो सकता है दशहरा या बंगाल की जो दुर्गा पूजा है, प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि की जो पूजा है, इन सारे कामों के लिए जो है इसको बनाया गया था, इसीलिए इसे महानवमी कहा जाता है। 9 दिन बाद ये चीज़ें होती है ना, 9 दिन का त्यौहार चलता है। विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर जुड़े जो अनुष्ठान होते थे, मूर्ति पूजा, राजा की अश्व की बलि, भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि देना, इस अवसर पर कई प्रमुख जो है आकर्षक के केंद्र थे। नृत्य, कुश्ती, राजा जो सजे वगैरह हाथी घोड़े होते थे, रथ या सैनिकों की शोभा यात्रा। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में जो है क्या करता था, जो है निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक जो है राजा के लिए एक तो उपहार लेकर आता था, जितना जो है टैक्स बोला गया था वो लेकर आता था। विद्वानों का मत है कि संरचना के चारों ओर एक स्थान सशस्त्र पुरुषों और स्त्रियों की भारी संख्या में जो है इकट्ठा होते थे। जानवरों की शोभा यात्रा के लिए इन्हें जो है इकट्ठा किया जाता था। राजकीय केंद्र में स्थित कई संरचनाओं की तरह यह भी स्थान एक पहेली बना हुआ है। मतलब हम उस समय थे तो सही नहीं है ना, तो बस एक अनुमान के आधार पे ही आपको ये सारा इतिहास बताया जा रहा है कि ये जो इबारत है इसको इस काम के लिए लाया जाता होगा। क्लियर, आज के लिए इतना ही है। इसी के साथ चैप्टर और सिलेबस दोनों खत्म होता है। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।